हेलो, हो गई बातचीत? बातचीत हो गई? नहीं हुई है अभी? आखिरी मोमेंट तक खत्म करते हैं, जो आखिरी शब्द बचा हुआ है वो पहले कह ले तब सुनेंगे। रेडियो सक्रियता शब्द देख रहे हैं? क्लास 10 में इसके बारे में पढ़ा होगा। किसने दिया था? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। तो हेनरी बैक्वेरेल किसके लिए जाने जाते हैं? हेनरी बैक्वेरेल का नाम सुना है ना? किस लिए जाने जाते हैं वो? हेनरी बैक्वेरेल ये किस लिए जाने जाते हैं, और मैडम क्यूरी किस लिए जानी जाती है? मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी। हस्बैंड वाइफ की वाइफ हस्बैंड, वही बात है, अलग नहीं है। आदत हो गई है हस्बैंड वाइफ सुनने की, तो वाइफ हस्बैंड सुन के लग रहा था कुछ अलग हो गया क्या। हेनरी बैक्वेरेल कौन थे? रेडियो सक्रियता की खोज इन्होंने ही किया था, हेनरी बैक्वेरेल। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज किए थे ये दोनों। क्या कह सकते हैं उसको? रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज किसने किया? रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, इसकी खोज इन दोनों ने मिलकर किया। और दोनों की विशेषता यह है कि ये जोड़ी दुनिया में बहुत ही कमाल की थी, 16 और 60 की। हाँ, मैडम क्यूरी का एज 16 इयर्स और पियरे क्यूरी मात्र 60 इयर्स, बस। कोई खास अंतर नहीं था। 40-45 साल का अंतर कोई अंतर होता है? ज्यादा हो गया क्या? कभी सुना था इनके बारे में ऐसा? पियरे क्यूरी एक रिसर्चर थे, उम्र ज्यादा हो गई थी, दुनिया में इसे इन्हें किसी काम से कोई मतलब नहीं था, पता है, पूरी तरह रिसर्च में हमेशा रहना, एक लैब में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ये इनके लिए केयर टेकर का काम करती थी। केयर टेकर का मतलब क्या होता है कि जब तक वो काम है उनको जो आवश्यकता है वो दे। मतलब फुल नाइट भी काम करते थे, कभी दिन में तो चाय कॉफी खाना पानी घर की साफ सफाई सारा काम ये मैडम, उस वक्त मैडम नहीं थी तब क्यूरी थी, इनका नाम कुछ और था, रोजी करके नाम था। बाद में उनको लोग मैडम क्यूरी कहने लगे। तो जिस लैब में वो काम करते थे वहां दूसरे लोग भी काम करने वाले थे, तो इनके लेट नाइट काम करने की वजह से जब तक ये बंद करके या खत्म करके ना जाए तो उनके साथ काम करने वाला उनका सहयोगी भी नहीं जा सकता, पता नहीं कब क्या मांग दे। तो सारे लोग चले जाते थे और ये अपने रिसर्च में हमेशा रहे और ये इनके सहयोग के लिए रही। तो लोगों ने बात बनाने शुरू कर दिए। हालांकि इस उम्र के बाद भी बात बन सकती है, ये सोचने की बात है, क्योंकि समाज तो किसी का नहीं होता। सुना है समाज उसका है? अगर आपने सुना है तो आज तक गलत सुना है। समाज किसी का नहीं होता, इंसान तो छोड़िए, देवताओं का भी समाज नहीं है। उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी भी परीक्षाएं ली, परेशान किया। इंसान किसी के नहीं होते हैं, बस सिर्फ अपने लिए होते हैं। तो उन्होंने इन दोनों के बारे में अफवाहें और बेवजह की बातें धीरे धीरे फैलाना शुरू किया और इसको इतना ज्यादा बदनाम कर दिया इनके नाम के साथ जोड़कर कि अंततः पियरे क्यूरी के कान में जब ये बात पड़ी तो बोला कि ऐसा है क्या? तो बोला अगर ऐसा है तो मैं पूरी दुनिया को ये साबित कर देता हूं कि हाँ ऐसा ही है। उन्होंने अपने करोड़ों की जायदाद जो उस रिसर्च कंपनी को वो देने वाले थे मरने के बाद सब इसके नाम कर दिया। कहा लो अब बताओ क्या समस्या हुई? तो लोगों के मुंह बंद कि जो दान में मिलकर सोसाइटी को फायदा पहुंचने वाला था वो सारी संपत्ति किसकी हो गई। तब से पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी हर रिसर्च में हर नाम में दोनों आते हैं। ये कोई रिसर्चर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है,
लेकिन नाम इन्हीं का पहले लिया जाता है, इनका बाद में। अब बात समझ में आई? तो अगर ये हो तो बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रिसर्च में नाम आ जाता है। तो यही है रेडियो सक्रियता की खोज के पीछे एक छोटी सी कहानी। और ये मैडम क्यूरी, मतलब ऐसा नहीं कि अब साइंटिस्ट वाली नजरों से ही देखिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि अब जान गए तो कहेंगे साइंटिस्ट तो थी नहीं, पोछा मारने वाली थी, सफाई करने वाली। तो मैडम क्यूरी भी आगे चल के अपने बहुत से काम को अंजाम दिया जो इनके छोड़े हुए थे, जिसमें इन्होंने बता के सारी चीज गए थे कि इस रिसर्च को कैसे आगे कंप्लीट किया जाएगा। इन्होंने काम किया, इनके कई रिसर्च को दूसरों की मदद लेकर पूरा करवाया। और जब कोई रिसर्च पब्लिश होता था तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों का नाम आता था, किताबों में भी दोनों के ही नाम छपते हैं। शादी भी नहीं हो पाई थी, बस उन्होंने कह दिया कि उसको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और सब कुछ उसी को दे दे रहा हूं। और कुछ दिन बाद मर भी गए, 2 या 3 साल के बाद। अब इतना अफसोस की भी बात नहीं है, शादी नहीं हुई, कोई रिश्ता ही नहीं हुआ, तो काहे का चूचा, कोई फायदा नहीं है। आगे लिखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मर गए तो इतना अफसोस, मैडम क्यूरी को अफसोस नहीं हुआ, बाकी लोगों को हो रहा है। उनको तो लगा चलो बुढ़ा निकला, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलेंगे, पैसे सब अपने। करोड़ों की संपत्ति थी उस जमाने में, 90s से पहले। दोनों चीजें लिख लिया। अब लिखेंगे रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से रेडियो सक्रिय तत्व आ जाएंगे? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। कुछ कुछ नाम लिख लीजिए, यहां लिख देते हैं। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एनटीटी का डॉक्यूमेंट निकालिए उसको। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, Ra, पोलोनियम भी होता है, PO नहीं लिखे ना, PU लिखे, पोलोनियम, PO इत्यादि। ऐसे बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। इसमें सबसे प्रमुख इन दोनों को माना जाता है, यूरेनियम और, क्योंकि दोनों परमाणु रिएक्टर में प्रयोग होने वाले तत्व हैं। यूरेनियम के बारे में बताया ही था पिछले क्लास में कि यूरेनियम 92-235 पर जब न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो न्यूट्रॉन टूटकर एक न्यूट्रॉन 3 अन्य न्यूट्रॉन को उत्पन्न करता है और यह श्रृंखला लगातार बढ़ती जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो उसे परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। सेंट में हो गया, लाइन चेंज करके लिखेंगे। आपको पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनमें से 3 तरह की किरणें लगातार निकलती रहती है, अल्फा, बीटा और गामा रेस। लिखेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थों से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। वो नहीं सर्च करना है, एनटीटी, एनटीटी के नाम से आया हुआ है। बैक कीजिए, टोटल सेंट में देखिए। इसको डाउनलोड कीजिए। तीन लेटर हेड बनाना है कॉपी करके, तीनों नाम से।
एड्रेस ऊपर रह जाएगा, बाकी सब नीचे, ठीक है, 3 पार्ट, ठीक। अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह के रेज निकल रहे हैं। अल्फा कण की प्रकृति कैसी होती है और बीटा की? अल्फा कण धनात्मक होती है, बीटा किरणें ऋणात्मक होती है और गामा किरणें क्या? उदासीन विद्युत चुंबकीय होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। यह हो गई इसकी प्रकृति। इसीलिए तो माइनस में होता है। कौन कहा कि प्लस वाला ताकतवर होता है? बीटा किरणें बॉडी के आर पार कर सकती है, इसलिए वो पावरफुल मानी जाती है। गामा रेज की प्रकृति तो आपने देख लिया। इस पर आवेश क्या होता है? अल्फा पर डबल प्लस होता है आवेश, बीटा पर 1 माइनस होता है और इस पर नो चार्ज होता है, कोई आवेश नहीं होता। आवेश के बारे में जब सवाल करें तो ध्यान से उत्तर कीजिएगा। तीसरे टर्म में लिखेंगे इसकी वेधन क्षमता, यानी आर पार करने की जो क्षमता होती है, वेधन क्षमता। अल्फा किरणों की कम होती है और ये अल्फा के 1000 गुनी होती है। बीटा अल्फा कणों के 1000 गुना ज्यादा बीटा की पावर होती है वेधन क्षमता की। और गामा की कितनी होगी? सर्वाधिक, इससे ज्यादा किसी का हो ही नहीं सकता। आर पार करने की क्षमता मतलब क्या कहते हैं उसको? वेधन का मतलब किसी चीज को भेद कर देने की क्षमता या आर पार कर जाए, उसको कहा जाता है वेधन क्षमता। हाँ, बीटा से एक, बीटा 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है अल्फा से, ये कहा गया। वो सबसे ज्यादा है, उसके किसी से तुलना नहीं है। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इन तीनों का नाम लिख के अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि तीनों में सबसे ज्यादा किसका? नेक्स्ट, वेधन क्षमता के बाद लिखेंगे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इसमें। वेधन क्षमता वाले प्रश्न आते हैं, बाकी आए चाहे ना आए। तीनों में सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? अब लिखेंगे रेडियो समस्थानिक। रेडियो आइसोटॉप कहलाते हैं। रेडियो आइसोटॉप यानी रेडियो समस्थानिक। रेडियो समस्थानिक लिखेंगे। इसके अनेकों समस्थानिक हैं, इसके अनेकों समस्थानिक हैं। जैसे एक एक करके लिखेंगे।
जैसे कोबाल्ट 60, ये इसका नाम है कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में प्रयोग, साथ साथ लिखते जाइएगा। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। दूसरा फास्फोरस 30, फास्फोरस 30 होता है ना, 32, फास्फोरस 32 लिखिएगा यहाँ पे, 30 नहीं, फास्फोरस 32 हड्डी के कैंसर के उपचार में। ऊपर वाला तो सामान्य कैंसर है, यह हड्डी का कैंसर है। हड्डी के कैंसर के उपचार में। तीसरा सीरो डायग्नोस्टिक, क्षय रोग समझते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इसके इलाज में प्रयोग करते हैं। सीरो डायग्नोस्टिक नाम है, यह भी एक तरह का रेडियो आइसोटोप कहलाता है। क्षय रोग यानी टीबी के इलाज में प्रयोग करते हैं। आयरन, आयरन रक्त ट्रेसर के रूप में प्रयोग करते हैं। रक्त ट्रेसर यानी ब्लड ट्रेस करने के, पहचान करने के, यानी ब्लड ट्रेस करने के काम में यूज करते हैं। इसे ब्लड ट्रेसर भी कहा जाता है। ब्लड ट्रेस करने के काम में लिया जाता है। सोडियम 24, सोडियम 24 रक्त का थक्का पता लगाने के लिए करते हैं। रक्त का थक्का, ब्लड जम जाता है, कब का जमा हुआ है, कितना देर हुआ, जैसे लाश मिलती है तो पता लगाते हैं ना कितना देर पहले मर्डर हुआ, वही चीज है। ब्लड का थक्का का पता लगाते हैं, ब्लड के थक्के का पता लगाते हैं। ट्रेस करना माने पता लगाना। ब्लड में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, चीजें होती है, उसको ट्रेस करना कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, मतलब एक तरह की जांच, वही ट्रेस करना कहलाता है। सोडियम 24 लिख लिए। कौन सा, कहां से कौन बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसको सोडियम 24 को ब्लड का थक्का का पता लगाते हैं। जैसे मर्डर हो गया तो ब्लड का थक्का देख के पता चलता है मर्डर कितने देर पहले हुआ। खून का थक्का नहीं बना है, अभी भी जमा नहीं है, जेली जैसा नहीं हुआ है, तो मतलब जस्ट कुछ देर पहले का मर्डर है। अगर वो जेली जैसा हो गया है, लिक्विड टाइप का, ऐसे ऐसे करने के बाद लप लप करता है, तो लोग टच करके देखते हैं कितने देर पहले का है, तो पता लगता है कि मर्डर काफी देर पहले हुआ है या कट इतना देर पहले हुआ था, उस हिसाब से केस बनता है। तो बॉडी का वो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, उसमें सारी रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, इसलिए किस चीज का, किस केमिकल का प्रयोग करके पता लगाते हैं कि मर्डर कितनी देर पहले हुआ था, एक अंदाजा, तो भाई ये सोडियम 24 का यूज करते हैं। तो वहां पे जो टीम जाती है पता लगाने के लिए, उस टीम का नाम ही होता है फॉरेंसिक टीम। और फॉरेंसिक टीम का मतलब वो सारे चीजों को, तथ्यों को लेकर अपने लैब में जाती है और केमिकल से उन चीजों की जांच करती है कौन किस तरह का है। यहां तक कि अगर ब्लड का सैंपल मिल गया तो आदमी का भी पता लगा सकते हैं कौन है, और सस्पेक्ट को पकड़ते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे मैच कर गया यही सस्पेक्ट है, उठा के लाओ इसको, यही होता है। तो फॉरेंसिक के माध्यम से सही मुजरिम तक पहुंचना बहुत ही आसान काम है। आप लोगों को आज भी लगता है ना कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, चोरी हो जाती है, लोगों के साथ मारपीट हो जाती है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि ऐसा हो जाए। अगर पुलिस ना चाहे ना तो यहां तो लोग ठीक से सांस ना ले पाए, लेकिन वो चाहती है कि ऐसा हो जाए,
दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है तो वो देख लेगा लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई होने के बाद किसी का ब्लड निकल आया तो केस बनेगा, अब तुम थोड़ा दो थोड़ा तुम दो, और दोनों के बीच लेके केस को सलटाते सलटाते 2 साल खींचेगा बेवजह का पैसा। वेट करते हैं, अगर वो चाहे, सच में चाह दे तो आपका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा सिटी में। लेकिन पुलिस वाले इतनी मेहनत क्यों करना चाहेंगे? कहते हैं लोगों की जिंदगी है, जीने दीजिए, जब कांड हो जाएगा तब हमारी जरूरत होगी। कांड को रोकने नहीं आते, होने के बाद आते हैं देखने क्या हुआ। उनको पता है कि ये चीज यहाँ होना है, खबर पहले से रहती है, लेकिन फिर भी वेट करते हैं क्योंकि पुलिस का काम है घटना के बाद पहुंचना। बस यही कॉन्सेप्ट है। वो कहेगी घटना हुआ ही नहीं तो मेरा काम कहाँ है, कुछ आएगी, अच्छा कुछ नहीं हुआ अभी, ठीक है बाद में आते, मतलब कुछ करो। कुछ लोग सही कहते हैं कि अगर पुलिस चाह दे ना तो मंदिर और मस्जिद के बाहर से चप्पल चोरी नहीं होगा, बाकी तो दूर की बात है। बिल्कुल सही कहते हैं, अगर वो चाह दे तो। लेकिन चाहता कौन है? क्योंकि आदमी कोई भी गलती करेगा उसको पकड़ने के सैकड़ों तरीके इनके पास है, उस तक पहुंच जाएगा। और कुछ केस का तो हमें पता भी नहीं चलता ना, वो ऊपर ऊपर से लट जाता है। अब इनको पता है कि इन्होंने मर्डर किया है, और पुलिस होने के नाते मैंने जांच कर लिया मर्डर है, तो फाइल लेकर उनके पास पहुंच गए। देखिए सस्पेक्ट के रूप में आप यहां आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसको क्लोज कर दें? आप चाहते हैं ना कि क्लोज कर दे, कि जेल जाना चाहते हैं? सारा चीज लेके पहुंच जाएगा आपके घर पे। अब बताइए कि क्या रेट लगाया जाए। ऐसे भी लोग हैं, लाइव नहीं ना है हम। नहीं तो पता चले मुझे पहले ले जाएंगे। आइए, आप ज्यादा जानकारी रखते हैं। करोड़पति, सही बात है ये। आईएएस के घर से इतना पैसा मिलता है कि 26 दिन से गिनती कर रही है, सैकड़ों मशीनें आज तक पैसा गिना नहीं पाए। 26 दिन से सैकड़ों मशीनें गिनती कर रही है कि इसके यहाँ कितना पैसा है। ये होता है तंत्र। अगर सही में वो चाह देना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और सिटी ऐसे दुरुस्त हो जाएगी जैसे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। आदमी तो ऐसे सीधा हो जाएंगे जैसे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये बिहार है। लेकिन यहाँ सब चलता है, यहाँ सब कुछ अच्छा रहा तो तरक्की नहीं होगी। थोड़ी बुराई भी जरूरी है, थोड़ा भ्रष्टाचार भी जरूरी है। उसी भ्रष्टाचार के नाम पे कुछ कर्मचारी अपने 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एक्स्ट्रा काम करके जाते हैं, ताकि लेके बैठे आज काम नहीं किया तो पीटेगा। हाँ, जल्दी भी हो जाता है। तो कुछ जगह भ्रष्टाचार सही है क्योंकि वहां डेवलपिंग है, जब डेवलप हो जाइए तब भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए। लेकिन अभी इंडिया जैसे कंट्री में भ्रष्टाचार होना चाहिए, लेकिन वो जो 26 दिन से गिना रहा है वो काउंट नहीं हो पा रहा है कि इसका कितना पैसा, सिर्फ कैश पैसा, प्रॉपर्टी तो दूर की बात है। एक मिनट टाइम दीजिए जरा सा। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, अर्ध आयु क्या होती है? हाफ लाइफ। एक टर्म है अलग से, हाफ लाइफ, इसको कहते हैं अर्ध आयु। इसके बारे में सुना होगा। अर्ध आयु तत्वों की होती है ना, रेडियो सक्रिय तत्व की। एक लाइन लिखेंगे, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी तत्व, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन यानी डिस्पोज होने का, रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन का वेग यानी विघटन का स्पीड, वेग, अर्ध आयु के रूप में गिना जाता है। विघटन का वेग अर्ध आयु के रूप में गिना जाता है। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विघटन का वेग
अर्ध आयु के रूप में गिना जाता है? जैसे एक तत्व है रेडियम 280, परमाणु संख्या कितनी होती है? 280 नहीं, 226 ही होता है ना। 226। इसकी परमाणु संख्या कितना है? द्रव्यमान संख्या तो मैंने लिख दिया 226। परमाणु संख्या रेडियम की कितनी होती है? 88 होती है। चेक कीजिए तो 88 और 226 होना चाहिए। रेडियम की परमाणु संख्या 88, द्रव्यमान संख्या 226, तो इसको लिखा जाता है रेडियम 226। इसकी अर्ध आयु कितनी होती है? इसकी अर्ध आयु होती है 1580 वर्ष। इसका कहने का क्या मतलब है? 1580 वर्ष माने क्या? यानी कि 1580 वर्ष में ये अपने मूल की, यानी कि जो शुरू में थी उसके ठीक आधी हो जाएगी। तो आधी होने के लिए कितना इंतजार करना होगा इसको? 1580 साल। उसके बाद इसकी अर्ध आयु प्रकट होगी। तो 1580 वर्ष प्राप्त कैसे हुआ? यह भी तो एक सवाल उत्पन्न होता है। $1580 कैसे प्राप्त हुआ? कोई आइडिया? 10 ग्राम की अर्ध आयु 30 दिन होती है। नीचे एक लाइन लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में कन्वर्जन में बाद में काम आएगा। 10 ग्राम की अर्ध आयु 30 दिन होती है। 10 ग्राम की अर्ध आयु 30 दिन होती है।